एक करके कॉन्सेंट्रेशन की टर्म देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? अमाउंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वो परसेंटेज V बाई V को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये किस में होगा? ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा? ml में, इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो यहाँ 100 बेस पे बात हो रही है, यानी परसेंटेज पे। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन को अज्यूम करना होगा, तो क्या लेंगे अपन? 100 ml सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है? 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मतलब 10 ml एथेनॉल प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन मीन्स क्या है? 10 ml एथेनॉल है। 10 ml एथेनॉल को इस तरह से मेकअप किया गया कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। मतलब वाटर कितना लिया होगा? 90 ml वाटर लिया होगा। सॉल्वेंट कितना हो गया? 90 ml और 10 ml एथेनॉल जो कि सोल्यूट है। ठीक है, मैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट किस में रहेगी? ग्राम में। ठीक है, यानी सोल्यूट का वजन कितना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन्स क्या आ जाएगा? अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो सोल्यूट किस में लेंगे? वो अपन ग्राम में। अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा इनटू, और जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो किस में लेंगे? ml में। ठीक है, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज किस पे बेसिस पे निकलती है? 100 बेसिस पे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन वाटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 10% NaCl है वाटर में। तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? एक तो सोडियम क्लोराइड होगा, नमक प्लस वाटर। ठीक है, तो जो टोटल सॉल्यूशन बना वो तो कितना लेंगे? 100 ml, और जो NaCl आया वो कितना गया? 10 ग्राम। नेक्स्ट टर्म है मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में जितने सोल्यूट के मोल होंगे उसको क्या बोलेंगे? मोलारिटी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मोलारिटी क्या हो जाएगा? मोलारिटी को डिनोट करते हैं m से। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? सॉल्यूशन ध्यान रखना लीटर में होना चाहिए।
किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, मोलारिटी। इसको ऐसे डिनोट करते हैं N/VL। एज वी नो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास और मोलिकुलर वेट। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मोलारिटी क्या आएगी यहाँ से, W/m0 इंटू VL। ये किस में, VL लीटर में। सोल्यूट का वेट अगर अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, सोल्यूट का वेट निकालने के लिए W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो m/m0 इंटू VL। ठीक, अब जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है फोर्थ, स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मोल्स की जगह स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, मोल, यहाँ क्या आ जाएगा, मास। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसको एस से डिनोट कर देते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। मास मतलब W, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये V लीटर में हो गया। ठीक, अब देखो मोलारिटी का यहाँ से क्या लिखा था अपन ने, M इक्वल टू W/m0 इंटू VL। तो यहाँ से S की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये क्या दिख रहा है अपन को, S। ठीक है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, S/m0। जो m0 क्या है, मोलर मास, n क्या है, मोलारिटी। तो M इंटू m0 क्या हो जाएगा, S, स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मोलारिटी में तो क्या आता है, मोल्स आता है सोल्यूट के, और स्ट्रेंथ में क्या आता है, मास आता है। ये अपन को ध्यान रखना है और ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म है फिफ्थ, नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी सोल्यूट के इक्विवेलेंट होंगे वो 1 लीटर में जितने भी होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मैलिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मैलिटी क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट को EQ से लिख देता हूँ, तो इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में आएगा, वॉल्यूम हमेशा लीटर में। ठीक है, यहाँ पे लीटर में आ गया। ठीक, अब यहाँ से अब इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट होता है मोल अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे कि मोल होता है, मोल तो क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अभी n फैक्टर क्या होता है, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, W/m0। अभी n फैक्टर अपॉन में तो ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंटू n फैक्टर। ठीक, तो अपने पास इक्विवेलेंट आ गया, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करेंगे, W इंटू n फैक्टर अपॉन m0। तो W इंटू n फैक्टर अपॉन m0 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अभी अपन ने देखा था मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है W/m0 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो क्या हो गया, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मोलारिटी होती है। तो ये जो वैल्यू दिख रही है अपन को मोलारिटी की दिख रही है ये वाली,
तो यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, n इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मोल है। ठीक है, अब ये जो मोल है इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और जो इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास ये रहा, एन फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो W अपॉन एम नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं इस वैल्यू को, एन मोल्स। ठीक है, तो एन इंटू एन फैक्टर। तो सोल्यूट के इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी किसके इक्वल होगी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर होता क्या है, एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय इट। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। अभी समझ में आता है। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HCl। तो ये जब भी टूटता है तो किस तरह टूटता है, H प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन होता है। तो H प्लस आयन कितने दिए, 1। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक, अभी जैसे H2SO4 देखते हैं। तो H2SO4 कैसे टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने दिए इसने, 2। तो इन फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, 2। अभी एक और, अगर ये H2SO4 इस किसी रिएक्शन में पूरा ना टूटे और ये इस तरह से टूटे, जैसे H2SO4 पूरा ना ब्रेक डाउन हो किसी रिएक्शन में, ये इस तरह ब्रेक डाउन हो, H प्लस प्लस SO4 HSO4 माइनस। अब ये पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो आयन कितने दिए यहाँ पे, H प्लस। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, 1। पर जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें वो पूरी तरह टूटता है, तो हमेशा इस केस में एन फैक्टर 2 रखना है, लेकिन किसी कंडीशन हो सकती है तो एन फैक्टर 1 रखना है। ठीक है, H3PO4, H3PO4 के केस में एन फैक्टर होता है। देखो H3PO4 का अगर अपन ये बनाए स्ट्रक्चर तो ये किस तरह से होता है, P डबल बॉन्ड हो, OH OH और ये OH। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन दे सकता है ये, 1 2 3 हाइड्रोजन दे सकता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, 3। एक और है H3PO3। ठीक है, तो अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, P डबल बॉन्ड हो, ये 3 ऑक्सीजन हो गए और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 H3PO3। अब कितना हाइड्रोजन दे सकता है ये, एक ये और एक ये, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो कितना हाइड्रोजन दे सकता है, 2। तो एन फैक्टर इस केस में क्या होगा, 2। ठीक, और H3PO2 इसका भी स्ट्रक्चर देखें, 1p और कितने ऑक्सीजन, 2। एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 3। ठीक है, अब कितना हाइड्रोजन दे सकता है ये, 1। तो यहाँ इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना H3PO4 ऑक्सीजन से एक कम यहाँ पे एन फैक्टर रहता है। तो ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो एन फैक्टर 3। ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो एन फैक्टर 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो एन फैक्टर 1। ये अपन को ध्यान रखना है। ये एसिड के केस में हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। अब एन फैक्टर की कैलकुलेशन देखते हैं बेस, इन केस ऑफ बेस। पहले अपन ने एसिड की कंडीशन में क्या देखा था कि कितने H प्लस आयन वो दे सकता है। तो बेस की कंडीशन में क्या होगा, कितने OH माइनस दे सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन। बेस के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, 1। ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ एन फैक्टर कितना होगा, 1। ठीक, थर्ड कंडीशन देखते हैं, इन केस ऑफ सोल्ट। तो सोल्ट के केस में क्या रहता है, जितने भी टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, या तो नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, तो उसके केस में क्या रहेगा, उतने ही नंबर क्या हो जाएंगे सोल्ट का एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भी क्लियर करते, NaCl। तो ये ब्रेक डाउन किस में होगा, Na प्लस
Cl माइनस। तो या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या नेगेटिव काउंट कर लो। तो पॉजिटिव कर लेता हूँ तो कितने 1, तो एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 1। अगर जैसे नेक्स्ट लेते, नेक्स्ट सोल्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस और यहाँ कितने ये 2 और CO3 माइनस 2। तो यहाँ पे देखोगे आप तो पॉजिटिव कितना आ गया +1 इंटू 2 और नेगेटिव भी कितने 2। तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा 2। तो एन फैक्टर भी क्या रहेगा 2। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो। एक और देख लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखो ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, Al + 3 SO4 - 2, ठीक है। यहाँ Al कितने 2, तो ये 2 SO4 3, तो कितने 3। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव कितने 3 × 2 +6 और नेगेटिव कितने 3 × -2 -6। तो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो कितना आएगा 6। तो एन फैक्टर क्या, तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, कोई सा भी नंबर लेना अपन को, उनका मैग्नीट्यूड प्लस माइनस नहीं देखना है। तो कितना आएगा 6। ये हो गया सॉल्ट के केस में। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में। तो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होते हैं वही क्या होता है उसका एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला KMnO4, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको एसिडिक मीडियम में देखते हैं पहले, तो एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है Mn+2 में। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, यहाँ पे अगर पोटेशियम का देखें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की -2 × 4 -8। तो ये पूरा टोटल का ओवरऑल 0 रहेगा। तो +1 -8 -7, तो -7 को कौन बैलेंस करेगा +7। तो यहाँ पे Mn का क्या है, यहाँ पे +7 है, ठीक है। चार्ज Mn का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और यहाँ पे कितनी है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ से 7 - 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो इन फैक्टर भी क्या हो जाएगा इस केस में 5, ठीक है। ये तो एसिडिक मीडियम में हुई बात। अब देखते हैं अपन बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे OH-। बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है K2MnO4, K2MnO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +2 +1 × 2 +2 -2 × 4 -8 +2 -8 -6 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए यहाँ पे +6। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +6, यहाँ कितनी है +7। तो +7 से +6 हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे 1। तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा 1, ठीक। ये तो एसिडिक केस में हो गया, बेसिक केस में हो गया, बेसिक मीडियम में। उसके बाद एक और देख लेते हैं न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है। न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है MnO2 में। किस में कन्वर्ट होता है MnO2 में। तो अब यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2 × -2 -4, ठीक। -4 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए अपन को +4, ठीक। तो यहाँ Mn की कितनी है +4, तो +7 से +4, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। एन फैक्टर 3 हो गया। अब जैसे मैं पूछूँ आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट मास अपन को बताना है। फर्स्ट तो एसिडिक कंडीशन में, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो इसका KMnO4 का मोलर मास मुझे पता है 158 होता है। इसको अगर ऑक्सीजन का इसका पूरे का टोटल करेंगे तो 158 होता है। तो एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 158 अपॉन एन फैक्टर कितना आएगा एसिडिक मीडियम में 5,
ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होगा इन्फेक्टर, सॉरी बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास अपॉन इन्फेक्टर मोलर मास 158 अपॉन इन्फेक्टर कितना है 1, सेम रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, इन्फेक्टर कितना हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम में 158 अपॉन इन्फेक्टर, तो न्यूट्रल मीडियम में इन्फेक्टर कितना रहता है 3, तो 158 अपॉन 3। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपनी फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने 4 मोल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट के, उसको बोलेंगे फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी, देखो मोलारिटी तो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद देखा था अपन ने स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखा था नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। उसके बाद फॉर्मेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 4 मोल्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी। तो फॉर्मेलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे 1 लीटर की जब पर लीटर कर रहा हूँ, पर लीटर सॉल्यूशन जो भी रहता है वो क्या होती है, फॉर्मेलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब 4 मोल्स होता क्या है, जैसे कि मोल्स तो क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और ऐसे 4 मोल्स क्या होंगे, 4 मोल्स ये होगा फॉर्मूला वेट अपॉन फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला मास होता क्या है, फॉर्मूला मास होता है ऑब्जर्व्ड मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मास मीन जैसे NaCl है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो कितना होता है, NaCl का 38.5, ठीक है, सॉरी 58.5 टोटल इसका मास होता है। ये तो क्या है, थ्योरेटिकल मास है, थ्योरेटिकली अपन ने डिराइव किया है, लेकिन अगर अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली जो मास आता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो इसको यहाँ से क्या लिखता हूँ, W अपॉन ऑब्जर्व्ड मास। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा वेट अपॉन m ऑब्जर्व्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू लीटर, ठीक है। तो लीटर में वो वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में। एक बात बताओ, मोलरिटी क्या लिखे थे अपन ने, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ जो मोलर मास है ये क्या हो गया थ्योरेटिकल, तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं MT, ठीक है। ये थ्योरेटिकल होता है और ये जो मास होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड होगा। तो F अपॉन M कर देता हूँ मैं, तो इसमें इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो W अपॉन MOB इंटू VL अपॉन W अपॉन MT इंटू VL। यहाँ से VL से VL कैंसिल हो जाएगा, W से W आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मास थ्योरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है। तो F अपॉन M क्या हो गया, MT अपॉन MOB। तो इस वैल्यू को कहते हैं अपन I। ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं I, इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, वांट ऑफ फैक्टर। ये हो गया अपना वांट ऑफ फैक्टर। तो F अपॉन M इक्वल टू क्या आएगा, I क्या है यहाँ पे, वांट ऑफ फैक्टर। उसकी वैल्यू क्या होती है, थ्योरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा। तो अगर मैं F लिखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M इंटू I। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अपन को। यहाँ पे MT क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और MOB क्या है,
ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ये एम टी को अपन ने एम नोट से डिनोट किया था पहले, ठीक है। तो मोलिकुलर मास तो क्या हो गया, थ्योरेटिकल जो मास है मोलिकुलर वो क्या हो गया एम टी, और एम ऑब्जर्व्ड जो मोलिकुलर मास हो गया उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एम ओ बी से, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम इंटू आई, आई के यहाँ पे एम टी अपॉन एम ओ बी, आई को बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है पीपीएम वी बाई वी एंड पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले देखा था परसेंटेज वी बाई वी, तो परसेंटेज वी बाई वी में क्या करा था अपन ने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एम एल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, तो वहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था 100, क्योंकि परसेंट किस बेस पे होता है 100 बेसिस पे। यहाँ पे जो मिलियन होगा वो किस बेस पे होगा 10 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ कितनी जीरो है 6 जीरो होती है, 10 लाख पे बेस पे होगा। अब परसेंटेज वी बाई वी की जगह अपन वी बाई वी पीपीएम में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो छोटे लेवल पे होता है। जैसे मान लो अपन ने 100 में लिया तो अपन ने ले लिया 1 ग्राम कोई सोल्यूट, ठीक है। तो 100 में अपन 100 ml में अपन ने 1 ml कोई सोल्यूट ले लिया। अब कुछ ऐसा बताना अपन को कि जिसमें कि सोल्यूट की अमाउंट इससे भी बहुत कम है, तो इससे भी बहुत कम अमाउंट अगर अपन परसेंट में बताएंगे तो नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जीरोस बढ़ाएंगे, तो जीरोस किस में चली जाएगी मिलियन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 टू द पावर 6, तो वही क्या हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ से पीपीएम वी बाई वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। परसेंट के केस में किससे मल्टीप्लाई किया था अपन ने 100 में, तो पार्ट्स पर मिलियन के केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 टू द पावर 6 से, ठीक है। ये पीपीएम वी बाई वी हो गया। सेकंड है पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, तो वहाँ क्या लिया था वेट ऑफ परसेंटेज वाले में क्या लिया था अपन ने परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में वेट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू मिलियन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6। और अगर मैं पीपीएम की जगह पीपीबी यूज कर लेता पार्ट्स पर बिलियन, तो बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 100 करोड़ में कितनी जीरोस होती है 9 जीरोस। तो यहाँ पे अगर पार्ट्स पर बिलियन लिखा होता तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते 10 टू द पावर 9 से। यहाँ पे भी पार्ट्स पर बिलियन लिखा होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 10 टू द पावर 9 से। अगर यहाँ परसेंटेज होता तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। पार्ट्स पर मिलियन है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टू द पावर 6 से। पार्ट्स पर बिलियन होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 9 से, ठीक है। ये अपन ने टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख चुके अपन, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी, जो कि वॉल्यूम बेसिस पे थी। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन सी आएगी, जो वेट बेसिस पे होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट क्या होता है कभी भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। चाहे वो वेट 1 kg यहाँ पे अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख दोगे तो वो 1 kg रहेगा, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। तो उसमें फर्स्ट टर्म आती है परसेंटेज W बाई W। इसका मतलब क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन वेट ऑफ सोल्यूट ये किस में होता है ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में आएगा ग्राम में इंटू 100, ठीक है। मतलब किसी सॉल्यूशन के स्पेसिफिक वेट में कितना वेट सॉल्यूट का है उसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज W बाई W। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। सपोज अपन ने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है एक A नाम का सॉल्यूट है और एक B नाम का सॉल्वेंट है। तो क्या बन गया एक सॉल्यूशन जिसमें कि क्या है A सॉल्यूट है
ये तो क्या है सोल्यूट, और बी क्या है सोलवेंट। ठीक है, तो ए सोल्यूट हो गया और बी सोलवेंट हो गया। तो ए के मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ ए को क्या लिखता हूं मैं एन ए, और बी के मोल्स को क्या लिख देता हूं सोलवेंट के मोल को एन बी। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे यहाँ पे एन टी इक्वल टू, टोटल मोल को लिख देता हूं मैं एन टी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एन ए प्लस एन बी। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स से। ठीक है, तो सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा एक्स है। तो अगर मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, जो रेशियो होता है ए के मोल्स अपॉन, अगर सोल्यूट के बारे में बात करो तो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्वेंट की बात करूँ तो जो ये मोल है सोल्वेंट के अपॉन टोटल मोल, वो क्या हो जाएगा सोल्वेंट के मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा एक्स से इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एन ए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब मैं एन टी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स बी, एक्स बी क्या होगा एन बी मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या लिखूंगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ तो क्या आता है देखो, एक्स से प्लस एक्स बी, इधर लेफ्ट पार्ट इधर ऐड हो जाएगा, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। तो ये ऐड होके क्या होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये टोटल इनको वेट करूंगा तो एलसीएम ही आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा 1। तो सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो सम क्या आता है 1। तो एक्स से प्लस एक्स भी क्या आएगा 1। ठीक है, तो अगर जैसे क्वेश्चन में अपन को मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के दे दिए और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन अपन को ढूंढना हो तो क्या करेंगे एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, यहाँ से अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है थर्ड मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे ध्यान क्या रखना अपन को कि सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल है और सोलवेंट किस में लेना अपन को केजी में। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सोलवेंट। यहाँ अपन पे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे अपन ने किसकी बात की सोलवेंट की, जितनी भी टर्म्स थी उसमें डिनोमिनेटर में अपन ने किसकी बात की थी सोल्यूशन की। यहाँ अकेली मोलालिटी ऐसी टर्म है जिसमें कि सोलवेंट की बात आती है। तो मोलालिटी क्या होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको एन से डिनोट कर देता हूँ, और वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट, और ये किस में होना चाहिए केजी में, ध्यान रखना है किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोलालिटी हो जाएगी। देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो इसको एक क्वेश्चन से पहले अपन समझेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे जिससे ये अपन को क्लियर हो जाएगी रिलेशन मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज एंड वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2, देन फाइंड आउट मोलालिटी। तो ग्लूकोज का क्या दे रखा अपन को मोल फ्रैक्शन और अपन को मोलालिटी बतानी है। मीन्स अपन को ओनली 1 वेरिएबल दे रखा है, वो क्या है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, वो कितना है 0.2। ठीक है, और अपन को मोलालिटी बतानी, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो ये मिक्सचर है अपने किस किस का, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो टोटल मोल तो क्या होंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर,
और अभी अपन ने देखा था जो मोल फ्रैक्शन होता है A प्लस बी का, वो क्या होता है 1, इनका सम क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 से कितना दे रखा है, सपोज सोल्यूट ग्लूकोज है तो 1 से कितना दे रखा है 0.2, x वाटर, ये वाटर ले लेते हैं सोलवेंट, इक्वल टू क्या है 1। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ इसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसके मोल कितने हैं, वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल एन टोटल। ठीक है, इक्वल टू क्या है 0.8। सपोज मैं टोटल मोल ले लेता हूँ 1, तो वाटर का मोल लेट एन टी इक्वल टू 1, टोटल मोल ले लिए मैंने 1, तो वाटर के मोल कितना आएंगे 0.8। अब मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका वाटर का 18, ये किस में होता है ग्राम में, 18 ग्राम पर मोल, इक्वल टू क्या है 0.8। तो वेट कितना आ जाएगा यहाँ से, वेट आ जाएगा यहाँ से 0.8 इंटू 18 ग्राम, ये ग्राम में आया। अब इसको अपन को यहाँ किस में चाहिए, सोलवेंट। ये मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो यहाँ पे सोलवेंट किस में होता है केजी में, तो यहाँ पे सोलवेंट क्या है वाटर, तो वाटर को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। ठीक है, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, अपन को सोलवेंट का वेट पता चल गया, यानी वाटर का वेट पता चल गया केजी में इतना है। और मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज 0.2, तो मोल फ्रैक्शन क्या है 0.2। अगर मोल्स कितने होंगे इसके, अगर टोटल मोल मैंने ले लिए 1, तो ग्लूकोज के मोल कितना आएंगे यहाँ से, टोटल मोल मैंने लिए 1, ग्लूकोज के मोल है 0.2 और वाटर के आएंगे 0.8, तो ग्लूकोज का पता चल गया अपन को 0.2। तो यहाँ पे अगर मैं मोलालिटी लिखूँ तो क्या लिखूँगा 0.2 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, यहाँ से ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो पॉइंट वेट इंटू 18 इंटू ये अपॉन 1000 है, ऊपर जाके किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, अब इसको एक से देखो वापस से, मोलालिटी क्या होगी 0.2 इंटू 1000, ये 0.8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 0.2 इंटू 18। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, ये 0.2 क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो एम को क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, यहाँ पे क्या लिखूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 से इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो जैसे यहाँ पे वाटर था उसका मोलर मास कितना आया था 18, H2O का कितना होता है ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18, तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा सोलवेंट का, वो ग्राम में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा मोलालिटी का, तो मोलालिटी स्मॉल एम, मोलालिटी क्या होगी 1 से इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 1 से इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट में क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट इसमें होगा ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ये ग्राम में। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिलियन जब भी आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6। अगर मैं बोल देता यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ 100 10 टू द पावर 2 से। अगर मैं बोल देता यहाँ पार्ट्स पर बिलियन तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 9 से। तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 10 टू द पावर 6, तो पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा ये लास्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक।